जिस प्रकार बच्चों पहले हम पढ़ रहे थे विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण के बाद हमने अलग अलग खनिजों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लोहा इस्पात। लोहा इस्पात और इससे पहले हमने लोहा आयस्क भी पढ़ा था। लोहा इस्पात और लोहा आयस्क में क्या अंतर होता है? जब धरती के अंदर खनिज के द्वारा जब हम लोहे की प्राप्ति करते हैं तो वो लोहा आयस्क कहलाता है, और उसी लोहे आयस्क को औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाकर के उसका शुद्धिकरण करके इस्पात के रूप में तैयार किया जाता है, और इस्पात के रूप में तैयार करके अलग अलग वस्तुओं को बनाया जाता है। वो लोहा इस्पात उद्योग कहलाता है। यानी लोहे की जो इस्पात के रूप में बनाने के बाद अन्य उद्योगों में जो उसका वितरण करके उन उद्योगों में उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो लोहे से संबंधित सभी उद्योग कौन से कहलाते हैं? लोहा इस्पात उद्योग। आज हम बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग की कि यह भारत ही नहीं विश्व में औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ है। यानी जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों का आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग इसलिए है कि किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले उसके अंतर्गत आवश्यकता होती है किनकी? मशीनों की, और आप जानते हो मशीनें लोहे की बनती हैं। इसलिए जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन सब में मशीनीकरण लोहे से आधारित होती है। इसलिए सभी उद्योगों का ये आधार है, यानी आधारभूत स्तंभ है। साथ ही अन्य उद्योगों में जिनकी ये जननी कहलाता है, यानी जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों की लोहा इस्पात उद्योग जो होता है वो जननी कहलाता है। जननी इसलिए कहलाता है कि उनमें लगने वाले लोहे की जितनी भी सामग्रियां हैं, चाहे वो मशीन ले, मशीन के अलावा भी अन्य लोहे से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का इस्तेमाल लोहा इस्पात उद्योग से ही प्रारंभ होता है। तो जितने भी उद्योग होते हैं उन उद्योगों का आधार स्तंभ होता है, आधारभूत उद्योग होता है लोहा इस्पात उद्योग, और लोहा इस्पात उद्योग ही से ही किसी उद्योग का प्रारंभ माना जा सकता है। तो सबसे पहले इस लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है भारत में पश्चिम बंगाल में की गई, और पश्चिम बंगाल में भी एक जगह है कुल्टी नामक नगर में बाराकर आयरन वर्क्स के रूप में की गई। यानी भारत का पहला कारखाना जो है वो पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर के पास बाराकर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। लेकिन बच्चों ये जो उद्योग था वो सफल नहीं हो सका। यानी प्रारंभ तो हो गया इससे, लेकिन जो सामग्रियां या जो मान लो जिस प्रकार की गति होनी चाहिए थी वो गति इस उद्योग से प्रारंभ नहीं हो पाई। इसीलिए वास्तविक शुरुआत जो है इस उद्योग की वो की गई जमशेदजी टाटा ने। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जमशेदजी टाटा ने इस उद्योग की स्थापना की गई। जहां पर इस उद्योग को इन्होंने प्रारंभ किया, आज वर्तमान में उस जगह को जमशेदपुर कहते हैं, जमशेदपुर या टाटा नगरी, जहां पर इन्होंने इस लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की। 1907 में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की इन्होंने स्थापना की। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जहां पर इन्होंने इसकी स्थापना की वहां पर उन्होंने सबसे पहले इन चीजों को देखा जो इस उद्योग के लिए जरूरी है, जिसमें कच्चा माल है, ऊर्जा के लिए कोयला है, पानी है, माल बनने के बाद उसको दुनिया के अलग अलग देशों में या भारत में पहुंचाने के लिए यातायात के साधन है, सस्ते श्रमिक है। इन सब की जो आवश्यकताएं थी उन सबको देख करके जमशेद जी ने यहाँ पर यह साबित किया, क्योंकि इसके नजदीक ही जरिया जो कोयला उत्पादन क्षेत्र था, जहां से आसानी से कोयला प्राप्त हो सकता था, जो स्वर्ण रेखा नदी थी उससे आसानी से पानी प्राप्त हो सकता था, और नजदीक ही बहुत बड़ा बंदरगाह था, यानी कलकत्ता बंदरगाह था, जिस बंदरगाह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आसानी से लोहे से बनी हुई चीजों को पहुंचाया जा सकता था। यानी कहने का अर्थ है इस उद्योग के लिए जिन चीजों की आवश्यकता थी वो सारी चीजें इस उद्योग में मिली। इसलिए इन्होंने सबसे पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल या भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वो लोहा इस्पात के लिए महत्वपूर्ण माने गए। वो इसलिए माने गए क्योंकि लोहा इस्पात के अंतर्गत जिन चीजों की आवश्यकताएं होती हैं वो आसानी से इन क्षेत्रों में प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अगला जो कारखाना था वो 1909 में आसनसोल के निकट हीरापुर में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी में खोला गया। यानी पहला 1907 में, उसके 2 साल बाद में आसनसोल में खोला गया। इसी गति से फिर लगातार आगे कारखाने खुलते गए।
उसमें 1936 में कुल्टी और हीरापुर ये दोनों कारखानों को मिलाकर के, यानी जो कुल्टी में सबसे पहला कारखाना खुला था, उसके बाद में हीरापुर में कारखाना खुला, इन दोनों कारखानों को खोल करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपने वर्चस्व, यानी दोनों कारखानों को मिलाकर के एक सामूहिक कारखाने की स्थापना, सामूहिक संस्था की स्थापना की गई, जिस संस्था का नाम था इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में मिला लिया। 1937 में बरनपुर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, यानी धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया इन उद्योगों की स्थापना और बढ़ती गई और इनका क्षेत्र भी बढ़ता गया, जिसमें 1937 में बरनपुर में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। उसके बाद 1953 में इसको मिला दिया गया। इसको जो जमशेदपुर में कुल्टी में स्थापित किया गया था प्रारंभ में, उस उद्योग के अंतर्गत इनको मिला दिया गया और इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी से प्रारंभ हुई, यानी 20वीं सदी के बाद में ही लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना भारत में की गई, क्योंकि भारत में लोहा इस्पात उद्योग जो है उसकी गति बड़ी तीव्र गति से प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिक स्टेज जो थी वो धीरे धीरे चली, उसके बाद धीरे धीरे इसकी गति पकड़ने के बाद इस उद्योग की विकास बहुत तीव्र गति से चला। इसलिए कहा जाता है कि इस उद्योग की शुरुआत जो मानी जाती है वो 20वीं सदी में मानी जाती है, जिसकी नींव धरता जमशेदजी टाटा को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस उद्योग का प्रारंभ भारत में किया था। इसके आगे यदि अपन बात करते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में, यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुई, उन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग को और विकसित किया गया। इसको विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें सहयोग ब्रिटेन का था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दूसरा कारखाना जो खुला वो खुला राउरकेला में, जो जर्मनी के सहयोग से था, और राउरकेला उड़ीसा में है। और तीसरा कारखाना जो खोला गया वो खोला गया रूस के सहयोग से, कहां पर? भिलाई में, जो छत्तीसगढ़। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारखाने खोले गए। कौन कौन से? एक तो दुर्गापुर, एक राउरकेला और तीसरा भिलाई आरंभ किए गए। इनकी क्षमता लगभग 10 लाख टन थी, यानी जब इन कारखानों को खोला गया उस समय लगभग इससे इस्पात निकलकर जो तैयार होकर निकल रहा था वो लगभग 10 लाख टन था। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास इस प्रकार हुआ कि 2003 तक आते आते इन कारखानों से लगभग 16 लाख टन इस्पात तैयार होकर बाहर निकलने लगा। यानी कहने का अर्थ धीरे धीरे इसकी गति बड़ी तीव्र हुई और होने से इन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हुआ। और दुनिया के ये जो प्रमुख देश हैं, जो ब्रिटेन है, जर्मनी है, रूस है, इन्होंने भी इन उद्योगों का पूरा सहयोग किया। इसी के आगे फिर आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना छोड़ करके चौथी पंचवर्षीय योजना थी, वो भी इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में एक नया उद्योग स्थापित हुआ जिसका नाम था बोकारो, जो झारखंड में था। क्योंकि झारखंड प्रारंभिक अवस्था में ही कोयला उत्पादन प्रमुख क्षेत्र रहा, जो झारखंड से कोयला निकल करके और पश्चिम बंगाल तक जाता था। लेकिन वर्तमान में बोकारो एक ऐसा उद्योग स्थापित हुआ जो कि झारखंड के अंतर्गत कोयला उत्पादन क्षेत्र जो था वो उत्पन्न कर रहा था। यानी बोकारो को ऊर्जा का पूर्ण सहयोग मिला, इसीलिए बोकारो जो इस्पात उद्योग था वो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग बना। इसका मूल कारण ये हो गया क्योंकि झारखंड जो था उसमें कोयला उत्पादन क्षेत्र भी है, साथ ही साथ लोहा आयसन भी आसानी से प्राप्त हो गया, मजदूर भी आसानी से प्राप्त हो गए, यातायात के साधन भी आसानी से प्राप्त हो गए। इसलिए बोकारो एक विशालतम उद्योग या विशालतम कारखाने के रूप में निकल करके सामने आया। 1973 में इस उद्योग में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से, गुणात्मक मतलब अब तक जो उद्योग चल रहे थे उनकी गति मिल ही रही थी, लेकिन जो औद्योगिक नीतियां थी वो औद्योगिक नीतियां ये कह रही थी 1973 में इसमें गुणात्मक वृद्धि के लिए यानी उद्योगों को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जिसको कहा गया सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था थी जो इन सभी उद्योगों पर प्रशासनिक काम करती थी। प्रशासनिक का अर्थ है
कि मतलब इन पे कंट्रोल करते थे। यानी कहने का अर्थ जितने भी कारखाने भारत के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में चल रहे हैं उन सब पे निगरानी रखना, प्लस उनका सहयोग करना, उनसे वस्तुओं की आपूर्ति और वस्तुओं का बाजार तक उतारने की व्यवस्था। यानी कहने का अर्थ है जो सभी समस्याएं थी उन समस्याओं का समाधान सेल करेगी। इसलिए इन सभी उद्योगों का आधार स्तंभ प्रशासनिक स्तंभ सेल के हाथ में आ गया। यह कच्चे माल व सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग था। यानी कहने का अर्थ है कि इन उद्योगों की स्थापना वहीं की गई जहां पर आसानी से कच्चा माल मिले और सस्ते परिवहन पर आधारित यानी परिवहन मिले, क्योंकि ये एक भारी उद्योग था। इसलिए इसको कच्चा माल जो है वो अन्य यदि दूसरी जगह पे ले जाया जाएगा तो उसका परिवहन लागत बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इस उद्योग को ऐसे स्थानों पर स्थापित किया गया जहां आसानी से कच्चा माल मिले, आसानी से श्रम मिले, आसानी से ऊर्जा उत्पादन मिले और साथ ही साथ बड़ा बाजार के नजदीक हो। इन सभी सुविधाओं को देखते हुए इन उद्योगों की स्थापना भारत के ऐसे क्षेत्रों में की गई जहां पर ये चीजें आसानी से प्राप्त हो सके। इन उद्योगों के अंतर्गत जिन चीजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया उसमें सबसे पहला लोहा आइसक, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जिन खदानों से लोहा आइसक निकलता है उनके नजदीक में इन उद्योगों की स्थापना की गई। दूसरा ऊर्जा के रूप में कोयला उत्पादन क्षेत्र जो थे उन क्षेत्रों के नजदीक इन उद्योगों की स्थापना की गई, क्योंकि कोयला जो था वो ऊर्जा के रूप में इस उद्योग में भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था। अगला मैग्नीज भी इस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण था। मैग्नीज इसलिए महत्वपूर्ण था कि जो लोहा आइसक है उस लोहा आइसक को पहले बड़े भट्टियों में ले जाया जाता था। भट्टियों में ले जा करके उसको बड़ी बड़ी भट्टियों में डाल करके उसको पिघलाने के लिए उसमें चूना और कार्बन की मात्रा डाली जाती थी। जब लोहा पिघल जाता था उस पिघले हुए लोहे को वापस इस्पात में बनाने के लिए उसमें मैग्नीज डाला जाता था, क्योंकि बिना मैग्नीज के ये वापस से कठोर अवस्था में नहीं आता। तो लोहा आइसक को पिघलाने के लिए चूना और पिघले हुए को वापस इस्पात के रूप में बदलने के लिए मैग्नीज। तो लोहा आइसक, कोयला और मैग्नीज ये तीन चीजें और चूना ये चार चीजें इसमें कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। यानी कोयला ऊर्जा के रूप में, लोहा आइसक, मैग्नीज और चूना कच्चे माल के रूप में। उसके बाद इसको दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ले जाने के लिए परिवहन, और परिवहन में वस्तुओं को डालना और वापस ले जाने के लिए श्रम यानी मजदूर, ये इनकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ी। इसलिए इस उद्योग के अंतर्गत उन क्षेत्रों को चुना गया जहां पर आसान कच्चा माल, ऊर्जा के संसाधन, परिवहन, मजदूर और बड़ा बाजार आसानी से प्राप्त हो जाए। इन सब गुणों की पूर्ति भारत का पूर्वोत्तर राज्य कर रहे थे। इसलिए इनकी सबसे पहले स्थापना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल प्रमुख है, की गई। भारत में 2015 में भारत विश्व भर में कच्चे माल के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में सामने आया। यानी 2015 तक इसकी गति इस प्रकार बढ़ी कि पूरी दुनिया में कच्चे माल का आपूर्तक के रूप में ये तीसरे स्थान पे था। प्रारंभ में तीसरे स्थान पे नहीं था, 2003 से पहले ये 8वें स्थान पे था। लेकिन इसने औद्योगिक क्षेत्र में अपनी तीव्र गति, अपना संपर्क दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से, उत्पादित क्षेत्रों का विकास करने की वजह से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होने की वजह से 8वें पायदान से सीधे तीसरे पायदान पे आ गए। और इसमें पहला और दूसरा जो स्थान है वो चीन और अमेरिका का। यानी लोहा इस्पात उत्पादन के अंतर्गत पहला स्थान चीन का है और दूसरा है अमेरिका का, तीसरा अपने भारत का। यानी इस उद्योग के अंतर्गत उसने तीव्र गति से विकास किया है और करके इसने अपना एक नया पायदान स्थापित किया है। कहते हैं लोहा उत्पादन के साथ साथ स्पंज आयरन जो है यानी कच्चे माल के रूप में, इसके उत्पादक के रूप में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पे है। यानी स्पंज आयरन के रूप में भारत पहले स्थान पे है। ये जो लोहा इस्पात उद्योग है उस उद्योग से भारत को जो आय होती है यानी सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो कुल उत्पादन का 2% है। यानी जितना भी उत्पादन होता है उस उत्पादन का लोहा इस्पात उद्योग से 2% प्राप्त होता है। साथ ही साथ लगभग 6 लाख से अधिक लोगों को ये उद्योग क्या देता है, रोजगार देता है। मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार देता है, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में एक बड़ा सहयोग भी देता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है वो सभी उद्योगों की जननी, सभी उद्योगों का आधारभूत या सभी उद्योगों का स्तंभ कहलाता है। अब अपन देखते हैं कि भारत के प्रमुख जो इकाइयां इसकी स्थापित हैं उनके बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को की स्थापना की गई। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की।
और जिस जगह पर इनकी स्थापना की आज वर्तमान में वो टाटा नगरी या जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। तो टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में की गई। लोहा आइसक जो प्राप्त होता है वो होता है नोआमंडी और गुरु महिसानी खानों से, यानी टिस्को आयरन एंड कॉर्पोरेशन के अंतर्गत लोहा आइसक जो प्राप्त होता है वो नोआमंडी और गुरु महिसानी खानों से प्राप्त होता है। इस उद्योग के लिए जो ऊर्जा के रूप में कोयला प्राप्त होता है वो होता है झरिया खानों से, और इसमें मीठा जो पानी है यानी इस उद्योग को चलाने के लिए जो पानी आता है वो आता है स्वर्णरेखा नदी से। और बड़ा बाजार यानी इसमें कच्चा माल भी आ गया, कोयला भी आ गया, पानी भी आ गया, और वस्तु जब बन जाती है उस बनने के बाद उसको बड़े बाजार में उतारने के लिए बड़ा बंदरगाह इसके नजदीक में है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और इसके अंतर्गत जो वस्तुएं बनने के बाद जो मात्रा प्राप्त हो, लगभग कहते हैं कि 40 लाख टन लोहा इस्पात की प्राप्ति ये उद्योग करता है, यानी भारत के प्रमुख या सबसे बड़े उद्योगों में इसकी गिनती होती है। दूसरा है इसको कुल्टी में है, कुल्टी में स्थापित किया गया है, जिसमें लोहा आइसक प्राप्त होता है सिंहभूमि और मयूरभंज से, जिसमें कोयला प्राप्त होता है रानीगंज खानों से, पानी प्राप्त होता है दामोदर नदी से, और बड़ा बाजार वही कोलकाता, और लगभग 16 लाख टन इस्पात उत्पादन करता है। अगला जो उद्योग क्षेत्र है वो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना भद्रावती में की गई है, जिसमें लोहा आइसक मिलता है केमुलगुड्डी खानों से। जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो नजदीकी क्षेत्रों में लकड़ियां, जंगलों से लकड़ियां प्लस कोयला उत्पादन से, और इसमें जो पानी प्राप्त होता है वो होता है भद्रावती नदी से, और इसके नजदीक बड़ा जो बाजार है वो है बेंगलोर, और लगभग 2 लाख टन इस्पात का ये उत्पादन करता है। यानी नजदीक में जो बंदरगाह है, या बंदरगाह नहीं कह सकते लेकिन नजदीक में जो क्षेत्र है वो है बेंगलोर। उसके बाद अगला जो एशिया का सबसे बड़े उद्योगों में से माना जाता है, उत्पादन के क्षेत्र में तो कम है लेकिन एशिया के बड़े उद्योगों में माना जाता है बोकारो, जो क्यूंज क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें वही झरिया से कोयला उत्पादन होता है, क्योंकि कोयला उत्पादन नजदीक क्षेत्र होने की वजह से इसमें कोयले की आसानी से प्राप्त हो जाती है, और लोहा आइसक झरिया से प्राप्त होता है, और साथ साथ कोयला भी झरिया से प्राप्त होता है, क्योंकि झरिया जो है वो लोहा और कोयला उत्पादन दोनों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। साथ ही साथ इसमें पानी की जो प्राप्ति होती है वो होती है दामोदर नदी से, और बड़ा बंदरगाह जो है वो नजदीक कलकत्ता है, और लगभग 25 लाख टन लोहा इस्पात की स्थापना करता है, यानी उत्पादन प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग जो है वो प्रारंभिक उद्योग है, और प्रारंभिक उद्योग होने का मूल कारण यही है कि इस उद्योग के अंतर्गत वो चीजें जो किसी उद्योग के लिए आधार होती है, प्रारंभ होती है, वो सारी चीजें यहीं से प्रारंभ होती है।